वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है। अब इसे कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। जैसा हमने बताया था आपको, लगातार हमारी इस पे एक कवरेज चल रही थी, जो हमें अनुमान भी था कि इजराइल और अमेरिका मिलके ईरान पर हमला करेंगे, और फाइनली उन्होंने कल 28 फरवरी 2026 को वो हमला बोल दिया। हेलो फ्रेंड्स, वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है। अब इसे कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। जैसा हमने बताया था आपको, लगातार हमारी इस पे एक कवरेज चल रही थी, जो हमें अनुमान भी था कि इजराइल और अमेरिका मिलके ईरान पर हमला करेंगे, और फाइनली उन्होंने कल 28 फरवरी 2026 को वो हमला बोल दिया। और शाम होते होते जो सबसे बड़ी न्यूज निकल के सामने आई कि उसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली हुसैनी खामनेई की मौत हो गई, उनका इंतकाल हो गया। और उसके बाद क्या रिएक्शंस आए, आज हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जब वॉर शुरू हुआ उसके बाद क्या रिस्पॉन्सेस चल रहे हैं और अब तक क्या बात हुई है, इस बारे में डिटेल डिस्कशन होगा आज। और उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आए, क्लैरिटी हो कि ये वॉर चल क्यों रहा है। बेसिकली क्या ये ट्रंप का पागलपन है, क्या ये नेतन्याहू की जिद है, या ये और कोई एक गेम चल रहा है पीछे। सबसे पहले, जब कल हमले की शुरुआत की इजराइल ने और अमेरिका ने, तो सबसे पहले अयतुल्ला अली खामनेई के दफ्तर में, उनके घर पर, और इसके साथ साथ 30 शहर जो ईरान के हैं, जिसमें लेयर 1 शहर भी है, लेयर 2 शहर भी है, बमबारी की गई। और उसी में अयतुल्ला खामनेई की डेथ हुई। हालांकि उनकी डेथ की पुष्टि रात तक की गई। लेकिन जैसे ये हमला बोला गया इजराइल और यूएस की तरफ से, आपको याद होगा कि 2025 में जब जून के अंदर 12 दिन की वॉर हुई थी, तब इजराइल के अटैक के 18 घंटे बाद ईरान ने हमले शुरू किए थे। यानी उनका रिस्पॉन्स टाइम था 18 घंटे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार ईरान ने वो जो हमले तेज किए, वो जो हमले की शुरुआत करी, वो मात्र 40 मिनट में कर दी। 40 मिनट के अंदर ईरान ने एंगेज कर दिया इजराइल को, यानी इजराइल पर हमले कर दिए। लगभग पहले वेव में 70 मिसाइलें, अगले वेव में 80 मिसाइलें, यानी 150 मिसाइलें फायर कर दी इजराइल के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट के अंदर। उसके बाद ईरान वहीं नहीं रुका। ईरान ने जो कहा था, ईरान ने वैसा किया। ईरान ने क्या कहा था? ईरान ने कहा था कि अगर हम पर वॉर हुआ, अगर हम पर हमला हुआ, हम कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ेंगे। हम जितने भी आपके एयर बेसेस हैं यूएस के, हम उन सबको एंगेज करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास ठीक है मिसाइल्स नहीं है जो अमेरिका तक हिट कर सके, लेकिन अमेरिका जो एयर बेसेस बना रखा है पूरे मिडिल ईस्ट एरिया में, वो हमारी रेंज में, और हम उनमें हमला करेंगे। लोगों को लगा कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ये अपने ही मुस्लिम कंट्रीज में हमला कर दें। हालांकि पिछली बार उन्होंने जून में जब वॉर हुई थी, तो जो आखिरी अटैक किया था वो कतर में किया था। बट जैसा मैंने उस टाइम बताया था आपको, मैंने बाद में बताया कि वो एक सोची समझी रणनीति थी। उसमें यह था कि ईरान को साबित करना था कि आखिरी हमला हमने किया, और आखिरी हमला हमने अमेरिका के ऊपर किया। और वो डील थी कि आप पहले मिडनाइट हैमर कर देंगे, बाद में हम कतर पे मिसाइल मार देंगे, और दोनों साइड से कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस बार क्या हुआ? सबसे पहले ईरान ने हमला किया कतर में, जो अल अदद एयरबेस है यूएस का, वहां उन्होंने हिट किया। उसके बाद उन्होंने सऊदी अरब के अल दफरा एयरबेस को हिट किया। उन्होंने रियाद के अंदर जो दूसरा एयरबेस है प्रिंस सलमान, उसके अंदर हिट किया। उसके बाद उन्होंने कुवैत को जो एयरबेस है वहां हमला किया। बहरीन का जो अमेरिका का नेवल बेस है, उन्होंने वहां हिट किया, और वहां बकायदा मिसाइल हिट करके गिराई। उसके बाद उन्होंने यूएई के ऊपर हमले किए, उसमें अबू धाबी को भी हिट किया, और उन्होंने दुबई को भी हिट किया। और उसके बाद उन्होंने यहां तक कि जो ओमान, जो गल्फ कंट्रीज है उनमें एक कंट्री थी जो ओमान, उस पर अब तक हमला नहीं किया था, उसको भी आज हिट कर दिया। और ईरान ने इराक, सीरिया, कुवैत, कतर, ओमान, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, जॉर्डन, इजराइल, इन सब पर हिट कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये पहली कंडीशन है जहां पर एक ही युद्ध में, एक ही वॉर में 11 कंट्रीज इंक्लूडेड है। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो हुआ जिसकी दुनिया को कल्पना नहीं थी, कि ईरान के इतने हमले के शायद अंदाजा इजराइल और अमेरिका ने लगाया नहीं था कि इतना हिट करेगा ईरान, और इतनी जल्दी करेगा, इतना स्विफ्ट एक्शन लेगा। कई मिसाइलें उनकी दुबई में गिरी हैं, अबू धाबी में गिरी है, कतर में गिरी है, बहरीन में गिरी है, और कुछ लोग मरे हैं, इसकी भी खबर आ रही है। अब इजराइल, अमेरिका लगातार हिट कर रहे हैं, वॉर कर रहे हैं। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन आते हैं। पहला, डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था जब उसने वॉर शुरू किया, उसने कहा था कि ये, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था ईरान के लोगों को
कि ये मैं मदद भेजूंगा आपको और मैंने मदद भेज दी है, और अब ये युद्ध जो है ये तब रुकेगा जब मुझे 4 कंडीशन मिल जाएंगी। पहली कंडीशन और सबसे बड़ी कंडीशन, ईरान की रिजीम चेंज होगी। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खामनेई, उनको जाना होगा। अब जाना होगा बोलने के 2 घंटे बाद तो उनकी बेचारे की डेथ ही हो गई, तो वो तो जा चुके हैं। दूसरा उन्होंने कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने कि ईरान के लोगों को अब आजाद कराने का नंबर आ गया है और हम आजाद कराएंगे। लेकिन हम आज क्या देख रहे हैं, जैसे ही आयतुल्लाह अली खामनेई की डेथ की खबर आई, उसके बाद ईरान में चाहे वो इस्फहान हो चाहे वो तेहरान हो, उन सब के अंदर एक बहुत बड़ी भीड़, लाखों की भीड़ सामने आई जो रो रही है, परेशान है कि उनके सुप्रीम लीडर को आयतुल्लाह अली खामनेई को मार दिया गया है। ठीक है, हमने वो भी दृश्य देखे हैं, हमने वो भी जगह देखी है जब ईरान में उग्र प्रदर्शन होते थे कि जो लेडीज करती थी कि हमें इस इस्लामिक शासन से बाहर निकलना है और हमें बुर्का पहनना है, बाल लंबे करने हैं, बाल दिखाने हैं, ये हमारा राइट्स होगा, ना कि ईरान के सुप्रीम लीडर ही तय करेंगे। बट जैसे उनकी मौत की खबर आई है, प्रदर्शन शुरू हो गए हैं इस्फहान के अंदर, तेहरान के अंदर। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप ने जी अचीवमेंट कर ली है कि उन्होंने सुप्रीम लीडर को मार दिया है, तो अब और क्या चाहते हैं? क्या ये वॉर रुकना चाहिए? लेकिन ये वॉर नहीं रुकेगा। वॉर रुकने की कंडीशन है रिजीम चेंज होना। रिजीम चेंज कब होगी? ठीक है, आपने ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया, आपने ईरान के डिफेंस मिनिस्टर को मार दिया, आपने ईरान के जो आईआरजीसी कमांडर इन चीफ थे उनको मार दिया, आपने एक लेवल की थोड़ी सी जो चीजें थी वो कर ली। लेकिन अब क्या बयान आ रहे हैं? पेजेश्कियान जो राष्ट्रपति हैं ईरान के, उन्होंने कहा है कि ईरान को जलाया है आपने, ईरान में आपने खून बहाया है और ईरान के पास पूरा अधिकार है आपका खून बहाने का, और हम मारेंगे, हम हिट करेंगे। जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अरागची, वो साफ कह रहे हैं कि ईरान बदला लेगा और लेके रहेगा। यूनाइटेड नेशंस में ईरान के जो रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, उन्होंने कहा है कि ईरान का ब्लीड किया गया ईरान को, और ईरान वापस ब्लीड करेगा, तब तक रुकेगी नहीं। अयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरान में 40 दिन का शोक डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन हमले तेज कर दिए गए हैं। ईरान अब लगातार वेव्स के वेव्स भेज रहा है इसराइल के ऊपर, मिसाइल्स की, ड्रोन्स की, और इसराइल में वो गिर भी रहे हैं, बाकायदा मिसाइल, ऐसा नहीं कि नहीं गिर रही है। उनके ड्रोन इंटरसेप्ट कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, आयरन बीम, आयरन डोम, थार्ड, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम सब लगे हुए हैं, बट स्टिल ईरान की मिसाइलें इसराइल में गिर रही हैं। मैंने आपको हमेशा बताया एक बात कि जो इसराइल है वो छोटी सी कंट्री है। आप जो जानते हैं भारत में दिल्ली शहर को, तो दिल्ली जितना, 2 दिल्ली 2.5 दिल्ली लगा लो, इतना बड़ा पूरा देश है इसराइल का। अब ऐसी जगह पर, ऐसे देश में अगर 50 मिसाइल गिर गई 500 में से, तो वो लगभग 20% देश खत्म कर देंगी इसराइल का। और ये इसराइल की सबसे बड़ी चिंता है। पिछली बार भी सिर्फ 4-5 मिसाइलें गिरी थी और उन्होंने नुकसान किया था इसराइल का $5 अरब का, और इस बार अगर गिर गई 50-60, तो इस बार ऑलरेडी 10-20 गिर चुकी है। ईरान हमले तेज कर रहा है बहरीन के अंदर, ईरान हमले तेज कर रहा है यूएई के अंदर, ईरान हमले तेज कर रहा है कतर के अंदर, सऊदी अरब के अंदर। क्यों? ईरान ने पहले भी कहा था कि अगर हम शांत नहीं रहेंगे तो शांत तुम्हें भी रहने देंगे। तो उर्दू में एक मुहावरा है, हम तो डूबेंगे सनम, साथ तुम्हें लेके डूबेंगे। उनको पता है कि इसराइल से और यूएस से जीतना उनके बस की नहीं है। उनके पास जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो इसराइल और अमेरिका के कंपैरिजन में बहुत बहुत कम है, लेकिन उनको पता है उनकी पावर क्या है। उनकी पावर है मिसाइल्स। ईरान के जो लीडर्स हैं वो बेचारे वैसे भी खतरे में थे, क्योंकि जब दुश्मन का जहाज या मिसाइल आती है तो पहला सेफ्टी क्या होता है? आपका डिफेंस सिस्टम। डिफेंस सिस्टम इसराइल का, ईरान का है नहीं। ऊपर से जो डिफेंस सिस्टम थोड़े बहुत हैं भी, वो इसराइल के और यूएस के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स के सामने कुछ नहीं है। और फाइटर जेट्स उनकी लो फ्लाई करके आए हैं, यानी कि वो इंटरसेप्ट भी नहीं होंगे, ये बात भी है। तो इसके बाद जो हमले किए जा रहे हैं ईरान के ऊपर, वहां जब तक वो बंकरों में नहीं होंगे, वो सेफ नहीं होंगे जो लीडर्स हैं उनके, तब तक उनके मार जाने की खबर की या मार जाना बहुत पॉसिबल है। लेकिन ईरान की भी करेज की दाद देनी पड़ेगी आपको। उन्होंने एक साथ 11 देशों को इंक्लूड कर लिया। अभी वर्ल्ड वॉर जैसी कंडीशन बन गई है। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि स्टेट ऑफ हार्मोज बंद कर दिया हमने, फारस की खाड़ी यूएस के जहाजों के लिए बंद है। अब क्या होगा? अब होगा ब्लीड। ये वॉर जो शुरू कर दिया है यूएस ने, ये वॉर जल्दी खत्म नहीं होने वाला। ये वॉर चलेगा, और ये वॉर चलेगा कई दिन, कई महीने, और जितना वॉर चलेगा दुनिया की इकोनॉमी खत्म होने की घाट आ जाएगी। दुनिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा गिरेगी, बहुत वीक हो जाएगी। रीजन, दुनिया का 30% ऑयल आता है स्टेट ऑफ हॉर्मोज से और फारस की खाड़ी से, और दोनों ईरान ने ब्लॉक कर दिए। भारत का
50% ऑयल आता है इस हिस्से से, चाइना का 50 से 60% ऑयल आता है इस हिस्से से। अब इतना अगर ऑयल की चीजें होंगी, चीजें कमी होगी, तो मार्केट के प्राइसेस जो होंगे सामान के वो ऊपर जाएंगे, और गरीबी तो उतनी ही है, इनकम तो उतनी ही है, तो जो परचेसिंग कैपेबिलिटी वो घटेगी। जब ऐसा होगा तो क्या होगा? ऐसा होगा तो फिर ये होगा कि दुनिया की इकोनॉमी कमजोर होगी, वीक होगी। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, हमारे पास दूसरे तरीके हैं ऑयल को प्रमोट करने के लिए। अगर देखिए ट्रंप ये कह भी रहा है तो पहली बात तो झूठा आदमी है, हमें ट्रस्ट नहीं है। दूसरा, अगर हो भी तो वो जो स्टेट और हार्मोज से अगर ऑयल निकल के भी आएगा कहीं पे, तो वो किसको निकलने देगा? जो उसके अलाइज होंगे उनको निकलने देगा, चाइना को नहीं जाने देगा। वो चाइना को भी ब्लीड करेगा इनसे। अब ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद ये युद्ध हो गया भयंकर, ये युद्ध हो गया अनस्टॉपेबल, और इस युद्ध का भी कहां जाकर रुकेगा कहना मुश्किल है। क्या सीरिया का जो हाल किया अमेरिका ने, लेबनान का जो हाल किया, इराक का जो हाल किया, अफगानिस्तान का जो हाल किया, कि गए वहां हिट किया, वहां लोगों को मारा, उसके बाद छोड़ दिया, वो देश आज तक स्टेबलाइज नहीं हो पाए बेचारे, आज तक पूरे स्टेबलाइज नहीं है। क्या ऐसा हाल ईरान का हो जाएगा, या ईरान उभर के बाहर आएगा? क्योंकि ईरान को हिस्ट्री में भी मंगोल ही जीत पाए, वो भी कुछ परसेंट, क्योंकि वो पहाड़ी के इलाका है, पहाड़ी इलाका है और रेतीला इलाका है, दोनों इलाके हैं उसमें। तो पूरा ईरान तो दुनिया में कोई जीत नहीं पाया आज तक, ना ओटोमन साम्राज्य, ना चंगेज खान, कुछ मंगोल जीत पाए, वो भी एक हिस्सा, बाकी सारा नहीं। तो क्या अमेरिका ये कर पाएगा? दूसरा, अमेरिका जो कह रहा है कि हम चाहते हैं कि ईरान के लोग ही ईरान को कंट्रोल करें, अब तो जैसे ही सर्वोच्च नेता मारे गए हैं ईरान के, उसके बाद तो 40 दिन का शोक है उनके यहाँ, और उनके राष्ट्रपति, उनके विदेश मंत्री, उनके जो नए कमांडर इन चीफ हैं, उनके जो संसद के लीडर हैं लारीजानी, वो तो खुल के कह रहे हैं कि अब तो हमले होंगे, अब तो बर्बाद किया जाएगा अमेरिका को, जब तक लड़ाई रुकेगी नहीं तब तक। इधर हूती हिजबुल्ला, लेबनान से हिजबुल्ला, यमन से हूती, ये मिसाइल फायर करने लग गए। हूती ने बोल दिया यमन से कि भाई ये जो लाल सागर अब इस तरफ कोई ज्यादा दिखे हमें, वरना हम हिट कर देंगे, मिसाइल मार देंगे। तो दुनिया का आपने ऑयल का जो ट्रांसपोर्ट है वो तो खत्म कर दिया, बिजनेस ट्रांसपोर्ट खत्म कर दिया आपने, जो जहाज से होते थे, पानी जहाज से। अगर ये वॉर चल गया 1 महीने, मैं आपको गारंटी देता हूं दुनिया की इकोनॉमी जो भी आज है जिसकी भी, कम से कम 10 से 20% गिर जाएगी, 100%। और खासकर भारत, चाइना, पाकिस्तान, पाकिस्तान ने अच्छी चीज है, किसका नाम ले दिया मैंने? पाकिस्तान की तो इकोनॉमी ही नहीं है वैसे भाई दबे, वो तो भिखारी इकोनॉमी चलता है। लेकिन भारत, चाइना और जो देश है, इनकी इकोनॉमी 10-15% गिरेगी। और कल जब शेयर मार्केट खुलेंगी दुनिया की, आप देखेंगे एक ही निशान होगा, और वो वही निशान होगा जो निशान होता है खून का, लाल, रेड, इट्स ऑल डाउन। और क्या हो रहा है इसके अलावा? जब मिसाइल हमले चल रहे हैं, ड्रोन हमले चल रहे हैं, यूएई में, सऊदी अरब में, कतर में, बहरीन में, सारे देशों ने अपने एयर स्पेस बंद करना शुरू कर दिए। सारे देशों ने अपने जो फ्लाइट्स होती है उनको कैंसिल करना शुरू कर दिया। अब लोगों में अफरा तफरी है। भारत के अंदर भी पिछले 48 आवर्स के अंदर जितनी भी जाती थी फ्लाइट्स मिडिल ईस्ट में या यूरोप के अंदर, वो सब कैंसिल है, लगभग 100% कैंसिल चल रही है। क्यों? एक तो सारे रूट्स ही बंद है, और जो अल्टरनेटिव रूट्स हैं वो बहुत महंगे हैं, तो वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अगर आप कैसे कह सकते हैं कि 100 फ्लाइट चलती थी तो मात्र 5 चल रही है, 95 कैंसल्ड है, और वो भी मिडिल ईस्ट में तो 0 है, कोई भी नहीं है। अब भारत की क्या क्या परेशानी है? इस पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में भारत के लगभग 1 से 2 करोड़ लोग रहते हैं। अकेले यूएई में 25 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं। अब इनकी सेफ्टी की प्रॉब्लम है, इनको कैसे इवैक्यूएट किया जाए? ईरान के अंदर स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, उनकी सेफ्टी की इश्यूज है, कैसे किया जाए? और इजराइल, अमेरिका बॉम्बिंग जो कर रहा है, उसमें जो दृश्य आया सामने कि ईरान के अंदर एक ही स्कूल में गिरा बॉम्ब और वहां पर 55 बच्चों की डेथ हो गई। तो क्या वो भारतीय बच्चों को पता पूछ के मारेंगे? बॉम्ब गिरेगा तो वो भारतीय भी मरेगा। तो ये एक प्रॉब्लम भारत सरकार के सामने, क्या किया जाएगा? क्योंकि एयर स्पेस तो बंद है। अब पानी के जहां से निकालना है, वो भी वहां पहुंच के जहां वॉर चल रही है, वहां पहुंच के जहां मिसाइलें फायर कर रहा है ईरान, और हर तरफ कर रहा है वो मिसाइल फायर। उनका तो बस अब एक ही एम है कि हम तो मर गए, हमारे सुप्रीम लीडर तो गए, लेकिन दुनिया को अब तबाह करना है। पाकिस्तान में, भारत में, इराक के बगदाद में अब भीड़ शुरू हो गई है निकलनी। जो शिया लोग हैं, जो उनके सुप्रीम लीडर थे, जे हमारे भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर प्रदर्शन जारी हो गए हैं कि भाई खामने की डेथ कैसे कर दी। लखनऊ में ऐसे प्रदर्शन चल रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में तो हद ही कर दिया। पाकिस्तान के सियाओं ने कराची के जो कॉन्सुलेट है अमेरिका का, वहां घुस गए अंदर, और अमेरिका के लोगों ने, मरीन्स ने वहां पे 12 पाकिस्तानी लोगों को मार दिया। उसके बाद भी पाकिस्तान रुके नहीं, और पूरी भीड़ आ गई और अंदर घुस के तोड़फोड़ कर दी, कब्जा कर लिया पूरा। लाहौर के अंदर भी सेम हाल कर दिया है। इधर बगदाद में, इराक के अंदर, बहरीन में, क्योंकि बहरीन में 70% लोग शिया हैं। भाई जो भी शिया है वो आयतुल्ला हुसैनी खामनेई को अपना लीडर मानता था, इसमें कोई शक नहीं है। और उनके लिए प्रे हो रही है कि वो कैसे मरे। कई लोग रो रहे हैं, कई लोग बिलख रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। और पाकिस्तान में भी
जवाबी कार्रवाई की तैयारी चल रही है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। इधर ईरान कर रखा है हमले। भारत के जो खासकर अपोजिशन लीडर्स उन्होंने कहा है कि किसी तरीके से किसी भी देश के सुप्रीम लीडर को या लीडर को मारना ये सही नहीं ठहरा जा सकता है और नहीं होना चाहिए ऐसा। तेहरान में और हमले तेज कर दिए हैं इसराइल ने, अमेरिका ने, लेकिन ईरान भी नहीं मान रहा है, ईरान भी लड़ाई कर रहा है और ये लड़ाई अब जल्दी रुकने वाली नहीं है। और अगर ये लड़ाई रुक गई इस तरीके से तो ईरान और अमेरिका इसराइल ये वो वॉर बन जाएगा जो दलदल का वॉर होगा। जनरल केन जो कमांडर इन चीफ हैं अमेरिका के पेंटागन के, उन्होंने कहा भी था कि अगर अमेरिका तेहरान में ईरान में हमला कर देता है तो फिर अमेरिका ऐसे दलदल में फंस जाएगा जहां से निकलना उसके लिए इम्पॉसिबल होगा। जो विदेश मंत्री अरागची है उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब अमेरिका फर्स्ट नहीं रहा, अब उनके लिए इसराइल फर्स्ट हो गया और ये जो वॉर है इसराइल ने करवाया ना कि अमेरिका कर रहा है। आना आपकी मर्जी थी इस वॉर में, अब जाना तब होगा जब तेहरान रुकेगा। ईरान के अंदर अब 24 घंटे के लिए ईरान के अंदर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इसका मतलब अब वॉर और लेवल बढ़ने वाला है, वॉर और ज्यादा बढ़ने वाला है। और जो ये 24-26 घंटे में वॉर की स्थिति हम देख रहे हैं, अगर ये लेवल चलता रहा तो 10-15 दिन के अंदर लाखों लोग मारे जाएंगे, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। और ये बिल्कुल सही चीज नहीं है। कल शेयर मार्केट का हाल होगा पूरी दुनिया का, आप ये देखेंगे हर शेयर मार्केट 5-5, 7-7% गिरेगी कंफर्म। आप देख लीजिएगा क्या हाल होता है। ऑयल के प्राइसेस आसमान छुएंगे, गोल्ड के प्राइसेस आसमान छुएंगे, चांदी प्राइसेस आसमान छुएंगे, आप देख लीजिएगा क्या होता है। और ये जो हुआ है सही नहीं हुआ है। सुप्रीम लीडर को आपने मार दिया बातचीत के दौरान, ये सही नहीं था। खुद अमेरिका के अंदर विरोध हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। हालांकि इसराइल के साथ जो हुआ, हिजबुल्लाह ने जो किया, हमास ने जो किया वो सही नहीं था, लेकिन अब जो हो रहा है वो भी सही नहीं है। बच्चे चाहे तेहरान के हों, ईरान के हों, चाहे इसराइल के हों, उनका मरना सही नहीं होता किसी के लिए भी। हालांकि मैं इसराइल को सपोर्ट करता हूँ हमेशा से, लेकिन बच्चे मरे ईरान के तो आई विल नॉट सपोर्ट। हमारी नजर बनी रहेगी इस वीडियो के ऊपर, इस वॉर के ऊपर, और हम देखेंगे कि जो भी अपडेट हो आपको जल्द से लाके दे सके। जय हिंद, जय भारत।